हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक वही प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड मेथड। एल्डिहाइड को बनाने की विधि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आगे का टॉपिक आज हम लोग लेकर के आए हैं। आज का थोड़ा सा चेंज है। हम लोगों ने जितना भी पढ़ा अभी तक, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़े थे डाइवर एज के द्वारा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन से, और वो भी हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम लोग को एल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा, वो प्रोसेस हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन लिया गया है, एक हाइड्रोकार्बन, वो भी कौन सा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टोलीन। इसको हम लोग मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, ऐसे ये नॉर्मल नेम होता है, कॉमन नेम होता है इसका टोल्यूइन। यानी कि टोल्यूइन से हम लोग को क्या प्राप्त करना है, एल्डिहाइड प्राप्त करना है। और किसके द्वारा प्राप्त करना है, ऑक्सीडेशन करा करके। ऑक्सीडेशन भी कराना है तो उसके लिए हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4 वगैरह ये सब जो होता है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होता है कि अगर हमारे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिया गया, उसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लेते हैं, वो भी एल्कलाइन होना चाहिए या एसिडिक, मतलब एसिडिक होना चाहिए, कोई भी हो, एसिडिक हो या एल्कलाइन हो, मतलब अम्लीय हो या क्षारीय हो, पोटेशियम परमैंगनेट होना चाहिए। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट के जब हीट किया जाता है इसके साथ में, यानी कि हमारे पास टोल्यूइन को इसके प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो एल्डिहाइड तो प्राप्त होता है, लेकिन एल्डिहाइड प्राप्त होने के बाद यहीं पे ये स्टॉप नहीं करता है, ये अगेन ऑक्सीडेशन होता है और अगेन ऑक्सीडेशन होकर के ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि हम लोग को प्राप्त तो करना चाहिए था, यहाँ से हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड मिल गया है, लेकिन एल्डिहाइड ये मिला है हमारा इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट यहीं तक स्टॉप नहीं होता है, ये आगे भी निकल जाता है। अगेन ऑक्सीडेशन होता है, एक बार और ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के बाद लास्ट हम लोग को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए यहाँ से यहाँ, बस यही, यानी कि यही को, इसी को स्टॉप करना है। यहाँ स्टॉप करने के लिए इस जगह पे, यानी कि एल्डिहाइड तक ही स्टॉप करने के लिए कुछ अलग तरीके का हम लोग कंपाउंड यूज करते हैं इसको रोकने के लिए। वो कंपाउंड को यूज जब किया जाता है और यही तक एल्डिहाइड तक रोक दिया जाता है, तो रोक देने के बाद वो रिएक्शन हम लोग जो रिएक्शन यूज करते हैं वो कहलाता है इटार्ड रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, और जहां कहीं भी नेमिंग रिएक्शन आता है, नेमिंग रिएक्शन के बाद हम लोगों को काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। ये कौन सा रिएक्शन है, हमारा इटार्ड रिएक्शन। लिखा हुआ है टू स्टॉप ऑक्सीडेशन एट एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड तक रोकने के लिए बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन को यूज करते हैं। इसको एल्डिहाइड तक रोकने के लिए ही हम लोगों को क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन लिया जाता है, और सॉल्यूशन लेने के बाद क्या होता है कि ये इसमें ही कन्वर्ट होता है, यहां तक नहीं पहुंचता है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ, और टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। यानी कि अगर हम लोग इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को यहीं तक रोकने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हैं, तो यूज करने पर जो रिएक्शन बन के तैयार होता है वही रिएक्शन हम लोग कहते हैं इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसके लिए हम लोग को फोकस करना होगा ज्यादा, इटार्ड रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे केवल हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखे हैं, अभी आप लोगों को जब PDF दे दिया जाएगा उसमें हिंदी भी लिख करके हम आप लोगों को देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम की वजह से ये हिंदी यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं।
अब इसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसका मैकेनिज्म का, कि इसका मैकेनिज्म का बहुत इंटरेस्टेड इसका मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म हम लोग ध्यान से पहले समझेंगे। पहले ये रिएक्शन क्या होता है वो रिएक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, समझ लेते हैं। ये हमारा टोल्यूइन है, या इसको हम लोग कह सकते हैं मिथाइल बेंजीन, नाम लिखा हुआ है, इसका आईपीएसी नेम कॉमन नेम दोनों लिखा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन के साथ करा दिए, यानी कि इसका मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन से मिश्रण कराया गया, रिएक्शन कराया गया। रिएक्शन करने के बाद एक हम लोग को बहुत बड़ा कंपाउंड मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है, और ये कॉम्प्लेक्सेस का नाम अभी लिखने के लिए आप लोगों को तो नहीं बताया गया है, बताएंगे बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है हम लोग को 12th में पढ़ने के लिए, वो सारे के हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसके बाद ये कोई भी नाम बहुत बड़ा नहीं होता है, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिखा जा सकता है आईयूपीएसी। तो ये रिएक्शन कराने के बाद क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के मिश्रण के साथ में, सॉल्यूशन के साथ में जब रिएक्शन कराया था, ये बीच में एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो उसको हम लोग एक बार हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हम लोग को हाइड्रोनियम प्राप्त होता है, हाइड्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होने के बाद यहाँ से ये हमारा सारा कंपाउंड जो है क्रोमाइल क्लोराइड और या OH जो लगा हुआ वो दो यूनिट है यहाँ पे इसका, ये दोनों के दोनों जो हो जाते हैं वो बाहर हो जाते हैं, अब बच जाते हैं CHO, जो कि हम लोग को डिजायर प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि हम लोग को चाहिए। यही चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए था, बेंजल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड हम लोग को चाहिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पे लिए थे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी हम लोग को प्राप्त हुआ है। और इसी को हम लोग प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या बताते हैं, इसी ये यानी कि मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाता है, इटार्ड रिएक्शन कहलाता है, जो रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है, इसको फोकस कर रहे हैं, इसको नोट डाउन करिए तब तक। उसके बाद फिर इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टेड रहता है, इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखें, नोट डाउन करिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर से एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। होता क्या है कि हम लोगों को एल्डिहाइड प्राप्त करना है। एल्डिहाइड प्राप्त करने की, और कहां से प्राप्त करना है, तो हम लोगों को क्या प्राप्त, इससे प्राप्त करना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन तो चाहिए, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इससे पहले हम लोग पढ़े सिंपल एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, ये सबसे हम लोग एल्डिहाइड प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अब हम लोग कैसे एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम लोग को जानना था। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक लिया गया एग्जांपल हम लोग लिए हैं टोल्यूइन को, यानी कि मिथाइल बेंजीन का ही यहाँ पे हम लोग को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मिथाइल बेंजीन को हम लोग को क्या चीज में बदलना है, एल्डिहाइड में बदलना है। तो मिथाइल बेंजीन को यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मिथाइल को प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, कैसा होना चाहिए, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन, क्या कराना है, इसको ऑक्सीडेशन कराना है, मिथाइल बेंजीन को ऑक्सीडेशन कराना है। तो ऑक्सीडेशन में सिंपल सा बात होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, या हाइड्रोजन का यहां से निष्कासन होता है। तो इस जगह से हाइड्रोजन का निष्कासन और यहाँ पे ऑक्सीजन का योग, दोनों क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो when methyl benzene is heated in presence of a strong oxidizing agent, aldehyde is obtained. But aldehyde obtained तो होता है, लेकिन as a intermediate होता है। aldehyde is obtained यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं as intermediate। As intermediate, but it converted into carboxylic acid, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड by oxidation, again ऑक्सीडेशन पुनः ऑक्सीडेशन होकर के क्या बताया जाता, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग को तो ये गलत बात हो गया, हम लोग को होना चाहिए था टोल्यूइन से बेल्डिहाइड मिलना चाहिए था, लेकिन एल्डिहाइड ना मिलकर हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है।
इसके वजह से कुछ न कुछ ऐसा उपाय लगाना होगा ताकि ये मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड तक ही रुक जाए। अब इसको रोकने के लिए एक अलग तरीके का कंपाउंड यूज करते हैं, रिएजेंट यूज किया जाता है। वो रिएजेंट यूज करने के बाद जो हम लोग को रिएक्शन प्राप्त होता है वो हम लोग बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन, इटार्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जो ये रिएक्शन के बारे में काफी पहले जानकारी दी थी हम लोगों को, इस वजह से इसका नाम ही रख दिया गया इटार्ड रिएक्शन। टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। यानी कि एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जिस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये जो है हम लोगों को एल्डिहाइड तक ही रोक देता है। यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, क्रोमाइल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स X मिलता है, बाद में हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हम लोग को एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, तब तक इसको एराइज करते हैं। चलिए तो इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म शुरू करते हैं। ध्यान से इसको देखना है, समझना है। ये हमारे पास टोल्यूइन को थोड़ा सा इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। ये हमारा जो यहाँ CH3 लिखा हुआ उसको इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं। प्लस क्रोमाइल क्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन होता है, क्रोमाइल क्लोराइड का रिएक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड का क्रोमियम बीच में हमारा, इसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्रोमाइल क्लोराइड का। Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और उसके साथ में 2 क्लोरीन एटम है, Cl और एक Cl। 2 यूनिट लेना है इसको हम लोग को। तो एक और क्रोमाइल क्लोराइड हम नीचे बना दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना होगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारा Cl और इधर हो गया Cl। एक क्रोमाइल क्लोराइड का 2 यूनिट है। एक यूनिट पर हम लोग फोकस करते हैं। एक यूनिट अगर समझ में आया तो दूसरा यूनिट भी हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये इन दोनों के बीच में क्या होता है। इन दोनों के बीच में हम लोग को कौन सा रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या होने वाला है, देखो यहाँ ध्यान दो और यहाँ ध्यान दो। ये जितने भी है यहाँ पे सब में होमोलिटिक फ्यूजन होने वाला है। होमोलिटिक फ्यूजन यहाँ इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में भी होमोलिटिक फ्यूजन। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। होमोलिटिक फ्यूजन यहां पे करा रहे हैं। सेम कंडीशन यहां पे भी होने वाला है। यहां होमोलिटिक फ्यूजन होगा, इसके पास ये क्रोमियम और यहाँ। अब यहां ध्यान से देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी होमोलिटिक फ्यूजन होने वाला है। होमोलिटिक फ्यूजन के मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ भी वही बना होने वाला है, होमोलिटिक फ्यूजन। ये होमोलिटिक फ्यूजन, सबके पास में होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। अब ये होमोलिटिक फ्यूजन होने के बाद हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन है। ये एक ही यूनिट पे हम लोग को फोकस करना है। हमारे पास 2 यूनिट है, होमोलिटिक फ्यूजन हो गया।
होमोलिटिक फ्यूजन होने के बाद सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो गया। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो रहा है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे एक कार्बन एटम, यानी कि एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ में जोड़ देना है, एक ऑक्सीजन को कार्बन एटम के साथ में जोड़ देना है। ये सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ये हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों को क्या करना है कि पहले एटम के साथ में इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, इसके साथ में ये क्या कराएगा, बॉन्ड बनाएगा। अब दूसरा ऑक्सीजन जो बच रहा है इसके ये कार्बन एटम के साथ में ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। डॉट लाइन से हम लोग ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को शो कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही होमोलिटिक फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और ये कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है। ये क्रोमियम के दूसरे ऑक्सीजन है, यानी कि पहले एटम हाइड्रोजन के साथ में, दूसरा ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ में। सेम कंडीशन इसके साथ में भी होता है। ये हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे जोड़ देगा और ये जो यहाँ से है ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन एटम थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे हम लोग लाके जोड़ रहे हैं इसके साथ में, ये कार्बन के साथ में जोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा तो पीडीएफ भी हमारे पास में है अवेलेबल, पीडीएफ हम तैयार करा देंगे आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या हम लोगों को कंपाउंड मिलता है। यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ में, ये CH2 के साथ में रिएक्शन होता है, CH2 को सॉल्यूशन के रूप में एज लिया गया है। अब देखिए यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन क्या होगा, अलग, ये हाइड्रोजन इसके साथ में और ये हाइड्रोजन इसके साथ में, इसके साथ में OH बनाएगा, इसके साथ में भी OH बनाएगा। अब यहाँ से जैसे ही हाइड्रोजन हटता है तो हाइड्रोजन की जगह पे कौन आने वाला है, यहाँ पे जो बाकी बच गया OCrCl2, यहाँ पे भी OCrCl2। लेकिन इसके साथ में हम लोगों को क्या मिल रहा है, OH, और OH भी तो मिल रहा है इसके साथ में। इसीलिए यहाँ पे देखो सामने जो रिएक्शन लिखा हुआ है, एक हाइड्रोजन को हटा करके, यानी कि यहाँ पे हम लोग को जो कंपाउंड मिलने वाला है वो इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। अब ये हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, एक बनाते हैं। ये हमारा हो गया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के पास में ये हमारे पास कार्बन एटम है, उसके पहले जस्ट पहले वाला जो कार्बन है वो लिख दिया गया। अब ये और ये दो जगह में कौन था, हमारा हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन हम लोग को हट गया और हाइड्रोजन की जगह पे अब कौन सा आ गया है, और कार्बन के साथ में कौन बॉन्ड बना लिया है, ऑक्सीजन। इस कार्बन के साथ में कौन बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन। और कितने हैं, 2 है। इसी की वजह से यहाँ पे हम लोग लिखे OCr, उसके बाद OH और Cl2, एक और एटम दूसरा CrOH Cl2। ये हम लोग को इंटरमीडिएट यहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे अब अलग सा रोल आता है, यहाँ पे हम लोग को क्या कराना, हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम लोग को एक और कंपाउंड की जरूरत पड़ता है, यानी कि वाटर का जरूरत पड़ता है। जो कि वाटर हम लोग को क्या दे रहा है, यहाँ पे वाटर क्या देता है हम लोग को, H+ और OH-, ये दो चीज हम लोग को देता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐड करते रहे, H+ और OH-, H+ और OH-। अब यहाँ हम लोग को ध्यान देना है कि H+ किसके पास जाएगा, OH- किसके